हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में या ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हमें पैसे देता है या हमसे पैसे लेता है। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो हमारे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि है हमारा बैंकिंग। चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। तो बैंकिंग पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे बैंक्स क्या होते हैं। मतलब बैंकिंग तो हमारा पूरा एक सिस्टम होता है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसके अंडर हमारे जितने भी ये बैंक्स हैं, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हमारे हैं, ये सारे जिस सिस्टम के अंडर ऑपरेट किए जाते हैं या जिस सिस्टम के अंडर इनको हम रेगुलेट करते हैं, वो सिस्टम मेरा कहलाता है बैंक। ठीक है ना? मतलब जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में, जिस गाइडलाइंस के अंडर में, जिन नॉर्म्स के अंडर में हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम्स को रन कराते हैं या बैंक अपने सिस्टम्स को रन कराती हैं, वो सिस्टम्स मेरे कहलाते हैं बैंकिंग। अब बात करते हैं हम लोग बैंक्स की कि ये बैंक होते क्या है। तो बैंक हमारे क्या है? इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक हमारे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि which accept deposit and advancing loan to the customer। बैंक हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पब्लिक से पैसा लेते हैं, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक। मतलब वो पब्लिक से ही पैसा लेते हैं और पब्लिक को ही लोन के तौर पे पैसा देते हैं। सेविंग जो होती है, यानी जो ये डिपॉजिट हो रहा है, ये जो हम लोग एक्सेप्ट डिपॉजिट कर रहे हैं, ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट मेरा कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। ये डिपॉजिट कौन करता है? हाउस होल्ड। यानी जितने भी हाउस होल्ड जिसमें हम लोग आते हैं, जो लोग सेविंग करना चाहते हैं, जो भी लोग सेविंग करना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने इनकम का कुछ हिस्सा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं एज अ सेविंग के तौर में। तो जो डिपॉजिट होता है वो कौन सा सेक्टर करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है। वही दूसरा क्या है? एडवांसिंग लोन। लोन कौन लेगा? लोन लेंगे मेरे प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो बैंक्स क्या है हमारे? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposit and advancing loan to the customer। बैंक हमारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोगों से पैसा लेते हैं एज अ डिपॉजिट के तौर पे और लोगों को पैसा देते हैं एज अ लोनिंग के तौर पे। डिपॉजिट वो पर्सन करता है जिसको पैसा सेव करना होता है, जैसे मेरे हाउस होल्ड सेक्टर। लोन वो लोग लेते हैं जिन्हें कुछ प्रोडक्टिव पर्पस पे पैसा लगाना है या किसी कंजप्शन पर्पस पे पैसा लगाना है, यानी कि जिनके पास पैसों की कमी है और उनको पैसों का यूज मतलब काम है, मतलब उन्हें पैसों की नीड है और वो पैसा नहीं है उनके पास, तब वो लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तो जनरली जो बैंक है वो लोन देती है आपके दो पर्पस पे, आइदर प्रोडक्टिव पर्पस और कंजप्शन पर्पस। यानी जो ये लोनिंग है, ये लोन मेरा दो बेसिस पे देती है गवर्नमेंट, प्रोडक्टिव पर्पस एंड कंजप्शन पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस का मतलब होता है जिस पर्पस में लोगों ने लोन लिया और लोन लेने के बाद उन्होंने उस पैसे को किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा दिया, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए लगा दिया, किसी फर्म में लगा दिया, किसी कंपनी में लगा दिया, किसी इंस्टीट्यूशंस में लगा दिया। यानी कि उस पैसे से आप फर्दर इनकम जनरेट कर रहे हो, फर्दर प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्टिव पर्पस हो जाता है। बट अगर आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद आपने उसी अमाउंट को यूज कर लिया, उससे आपने कुछ पैसा नहीं कमाया, उसको आपने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने बाइक ले ली, आपने कार ले ली, आपने शादी मतलब आपने मैरिज में पैसा मतलब खर्चा कर दिया, आपने घर बनाने में पैसा खर्चा कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आपने कंजप्शन कर लिया, यूज कर लिया पैसा, और उस पैसे से कोई भी फर्दर आपने इनकम जनरेट नहीं करी है, वो जो मेथड होता है या वो जो मेरा कंडीशन होती है, वो कहलाती है कंजप्शन पर्पस। बात समझ में आ गई? तो जो बैंक्स होते हैं वो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं। डिपॉजिट वो सेविंग अकाउंट पे और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे लेते हैं। और डिपॉजिट के भी अपने मल्टीपल मतलब मल्टीपल डिपॉजिट्स होते हैं या टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, लोनिंग हमारे दो पर्पस पे की जाती है, आइदर फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस और फॉर द कंजप्शन पर्पस। पैसे कमाने के लिए करते हैं तो प्रोडक्टिव पर्पस हो गया, और अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं तो मेरा कंजप्शन पर्पस। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए,
अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बैंक की तरफ कि हमारे जो ये बैंक्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह के बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स का वो नहीं कि आप नाम गिनाने लगो, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, कोटक, एक्सिस, ये नहीं है टाइप्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे जो बैंक्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड। कितनी कैटेगरीज है बैंक की? दो कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल। तो बैंक्स हमारे दो कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक को हम लोग यहाँ पे एपेक्स बैंक बोलते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक को हम लोग RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हर कंट्री का अपना एक अलग बैंक होता है, मतलब एपेक्स बैंक होता है जो सबसे ऊपर होता है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का है फेडरल बैंक, इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह हर कंट्री के अपने अलग अलग बैंक, मतलब अलग अलग एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है जिनको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फिलहाल हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में जो हमारा एपेक्स बैंक है यानी सबसे टॉप मोस्ट बैंक है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक हमारा एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सबसे हायर पोस्ट का इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। ठीक, सेंट्रल बैंक को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI भी कहते हैं। दूसरा मेरा आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, यानी कि वो कम बैंक्स जो लोगों से अटैच है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उन बैंक्स को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक, जो कि पब्लिक से पैसा लेते हैं और पब्लिक को पैसा देते हैं। ठीक है ना। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देती है और कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसी के हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा सेंट्रल बैंक है या कौन सा हमारा कमर्शियल बैंक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने डिफरेंस के लिए। सबसे पहला डिफरेंस है, इट इज द एपेक्स बैंक। अभी मैंने बताया एपेक्स का मतलब क्या हो गया, सबसे हायर। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्क क्या कर लेंगे, एपेक्स बैंक। दूसरा है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड एडवांसिंग लोन टू देम। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स लेता है और हमारे कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब आप कहेंगे सर कमर्शियल बैंक तो खुद ही बैंक है, उसको डिपॉजिट और लोन की क्या जरूरत है? तो इसका भी अपना एक अलग मेथड है, एक अलग प्रोसीजर है। ये पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है। आज खाली आप इतना ही समझिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है एज अ रिजर्व के तौर पे, कि अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें वो रिजर्व प्रोवाइड करा देगा। और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन भी देता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि आपके कमर्शियल बैंक में इमरजेंसी आ गई है, अटेंडम आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन भी ऑफर कर देता है। बात समझ में आ गई? तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, सबसे टॉप मोस्ट बैंक होती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है। कमर्शियल बैंक में क्या होता है? It is that financial institution which accept deposit from the general public and offer loan to the people. कमर्शियल बैंक हमारा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और पब्लिक को लोन देता है। सेंट्रल बैंक में क्या था? कमर्शियल बैंक के साथ था, मतलब सेंट्रल बैंक में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में रिलेशन था। कमर्शियल बैंक में कमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच में रिलेशन है। ठीक बात। दूसरा डिफरेंस आता है, सेंट्रल बैंक इट रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक क्या करता है यहाँ पे? सेंट्रल बैंक रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई भी रेगुलेट करता है। मनी सप्लाई कैसे रेगुलेट करता है?
मेरा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि हमें कब मनी सप्लाई ज्यादा करनी है, कब मनी सप्लाई कम करनी है, कब हमें पैसा ज्यादा फ्लो कराना चाहिए, कब हमें पैसा कम फ्लो कराना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो वो अपना मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, ये हमारी सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करती है और सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करती है कि कब आपको पैसा ज्यादा फ्लो करना है या कब आपको पैसा कम फ्लो करना है। ठीक। कमर्शियल बैंक इट ओनली कंट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ये रेगुलेट नहीं कर सकता। कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक के पास कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कब सप्लाई करनी है कब नहीं करनी है। कमर्शियल बैंक सिर्फ एक मीडियम है, यानी एक माध्यम है जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट तक पैसा पहुंचाता है। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है और जो मार्केट है, सेंट्रल बैंक और मार्केट के बीच का जो लिंक है वो है मेरा कमर्शियल बैंक। इसीलिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है तो इट कंट्रोल द मनी सप्लाई। जो कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ उसमें हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है कि वो कैसे आगे चीजों को पहुंचा सकता है। तो सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी रेगुलेट करता है और कमर्शियल बैंक उस सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करता है, यानी अपना रोल प्ले करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड डिफरेंस। इट इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब होता है सेवर या फिर मैनेजर, यानी जो चीजों को सेव करता है, बचा के रखता है, या वो पर्सन जो चीजों को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, उसको चलाता है, यूटिलाइज करता है इन अ बेस्ट एफिशिएंट मैनर। यानी कि कस्टोडियन का मतलब सिंपल सा इतना हो गया, जो चीजों को सेव करता है या मैनेज करता है, मतलब उनको रेगुलेट करता है कि ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, तो मैनेज करके चलना और उन्हें सेव करके चलना कहलाता है कस्टोडियन। तो जो मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या हो गया? जो मेरी फॉरेन करेंसी है। क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, जब हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो उस टाइम पे हमें फॉरेन करेंसी की नीड होगी। अगर हम फॉरेन से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पेमेंट उन्हीं की करेंसी में तो करेंगे, तो वो करेंसी किसके पास होगी? सेंट्रल बैंक के पास होगी। तो वही चीज वो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है उनको सेव करके चलता है, अपने पास बचा के चलता है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब भी हमें इंपोर्ट करना हो तो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। वहीं जो मेरा कमर्शियल बैंक होता है ये किसी भी तरह का कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल एंड परचेज करवाता है। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक हो गया उसका फॉरेन करेंसी से कोई लेना देना नहीं। कमर्शियल बैंक हमारी डोमेस्टिक करेंसी में ही हमारी चीजों को खरीदता है या बेचता है। अब आप पूछेंगे सर कमर्शियल बैंक क्या चीजें खरीदता है बेचता है? क्योंकि वो तो बैंक है, वो तो कुछ बेचता नहीं ना कुछ खरीदता है। नहीं, जो कमर्शियल बैंक होता है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज, यानी डिफरेंट टाइप के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, या नेशनल सिक्योरिटी स्कीम, या इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कमर्शियल बैंक लोगों को ऑफर करता है कि आप इनको खरीदिए और इन पे पैसा इन्वेस्ट करिए। तो जो कमर्शियल बैंक है वो डोमेस्टिक करेंसी के सेल एंड परचेज में डील करता है और जो सेंट्रल बैंक है वो मेरे फॉरेन करेंसी के सेल एंड परचेज में डील करता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक। इट इज अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक एक नोट इशूइंग अथॉरिटी है। नोट इशूइंग का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ राइट है कि वो नोट इशू कर सकता है, बाकी कोई भी बैंक आपका करेंसी या नोट इशू नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है सिर्फ वही आपके नोट इशू कर सकते हैं, नए नोट ला सकते हैं, या सिर्फ आरबीआई ही आपके नोट इशू को रेगुलेट भी कर सकता है कि कब हमें करेंसी ज्यादा फ्लो करानी है या कब हमें करेंसी कम फ्लो करानी है। बात समझ आ गई? अब जब सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है, मतलब एक अकेला अधिकार है सेंट्रल बैंक के पास कि पूरी कंट्री में सिर्फ वही नोट इशू कर सकता है, तो क्या कमर्शियल बैंक के पास होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो इट इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। जो कमर्शियल बैंक है उनके पास नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं होती है, यानी कमर्शियल बैंक अपने बिहाफ पे नोट इशू नहीं कर सकते हैं। नोट इशू करने का सिर्फ और सिर्फ राइट जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास होता है।
बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे डिफरेंस की तरफ। इट फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में फोकस करती है। मतलब सेंट्रल बैंक जो भी डिसीजन लेती है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में सोच के लेती है कि अगर हम पैसा सप्लाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर हम पैसे की सप्लाई कम कर देंगे तो क्या होगा, हमें कब पैसा ज्यादा फ्लो कराना चाहिए, कब पैसा कम फ्लो कराना चाहिए। यानी जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो ये चेक करता है या वो ये इंश्योर करता है कि हमारी मार्केट में हमेशा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में बनी रहे, हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा ग्रो करती रहे या तो स्टेबल हो जाए बट डाउनफॉल ना करे। लेकिन वहीं जो मेरा कमर्शियल बैंक है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बस अब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट जनरेट करती है। प्रॉफिट जनरेट करने का मेरा एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन होता है। और इस सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले सेंट्रल बैंक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सेंट्रल बैंक को हम लोग यहाँ पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे आरबीआई लिखा जाता है या सेंट्रल बैंक लिखा आता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास, जिसको हमारी है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक इट इज एन एपेक्स बैंक। सबसे पहले वो क्या है? वो सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला बैंक है विच कंट्रोल entire banking of a country. Central bank, it is an apex bank that control the entire banking system of a country. मेरा जो सेंट्रल बैंक है यानी जो मेरी आरबीआई है वो मेरी कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सारे कमर्शियल बैंक्स को वो कंट्रोल करता है। या हमारी कंट्री में जो भी बैंकिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जितने भी तरह के बैंक्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उन सारे बैंक्स को कंट्रोल, रेगुलेट एंड जो मैनेज करने का काम होता है वो मेरा होता है सेंट्रल बैंक यानी कि मेरे आरबीआई का। आरबीआई के बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टुवर्ड द बैंक्स, टुवर्ड द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द इकोनॉमी। ठीक है, बहुत सारे रोल वो प्ले करता है। तो आज हम लोग उन्हीं रोल्स पे कुछ बात करेंगे। तो हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस के ऊपर, द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक समझ में आ गया होगा, एपेक्स बैंक है, सारी चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। आज हम लोग जो है वो बात करेंगे अपने फंक्शंस के बारे में। पहला जो मेरा सेंट्रल बैंक का फंक्शंस है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है या मोनोपोली राइट्स होते हैं कि यहां पे हम सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? मेरे पास एक अकेला अधिकार है कि हम गुड्स मतलब नोट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक या आरबीआई ही ऐसी है जो कि हमारे नोट प्रिंट कर सकती है, और जिस नोट को आरबीआई प्रिंट करती है वो हमारे लीगल टेंडर ऑफ मनी कहलाते हैं। क्योंकि उनको आरबीआई प्रिंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करती है, सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है, इसी वजह से उन करेंसी को हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। उन लीगल टेंडर ऑफ मनी में मेरे दो तरह की मनी आती है, क्वाइंस एंड पेपर नोट्स। क्वाइन हम लोग मिंट करते हैं, मतलब पीट पीट के ठोक ठाक के एकदम उसको गोल गोल बनाते हैं। पेपर नोट हम लोग प्रिंट करते हैं। क्वाइन मिंट होते हैं, पेपर नोट प्रिंट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो सेंट्रल बैंक का जो मेरा पहला काम है वो है मेरा बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट इशू करते हैं। सेंट्रल बैंक का पहला जो काम होता है वो क्या होता है? नोट इशू करने का काम होता है। बात समझ में आ गई? दूसरा होता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब यहां पे क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए या जो मेरे कमर्शियल बैंक है उनके लिए भी एज अ बैंकर का काम करता है। अब कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर कैसे होगा? पहला, इट इज अ बैंकर। ये मेरा बैंकर है। बैंकर कैसे है कि अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई
तो आरबीआई उन्हें लोन दे देता है। प्लस आरबीआई उनसे ये भी कहता है कि अगर आप चाहो या ना, मतलब अगर आप चाहो तो आप हमारे पास एज अ डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसा रख सकते हैं, जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक में रखते हैं ना, उसी तरह सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को ये परमिशन देता है या ये उसको आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी देता है कि कमर्शियल बैंक अगर चाहे तो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट भी रख सकता है, और अगर कमर्शियल बैंक चाहे तो वो सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंक काम कर रही है कि वो उसका डिपॉजिट भी ले रही है और उसको लोन भी दे रही है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे बैंक के लिए एज अ बैंकर का काम करता है। सेकेंड, एज एन एजेंट। एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मेरे सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे कई बार सिक्योरिटीज क्या परचेज या सेल कर देता है, या कई बार सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस कर देता है, तो वो एज एन एजेंट का काम भी करता है। मतलब उनके बिहाफ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल बैंक प्ले कर देता है। तीसरा आता है फाइनेंशियल एडवाइजर। जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो मेरे बैंक्स के लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। वो मेरे कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपको कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब आपको लोनिंग देनी है, कब लोनिंग नहीं देनी है, कब आपको लोनिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना है, कब आपको लोनिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करना है, कब आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना है, कब आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करना है। तो यहाँ पे जो मेरा बैंकर्स बैंक है, तो जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो मेरे कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन एजेंट, इन तीनों तरीके से रोल प्ले करता है। प्लस सेंट्रल बैंक ये तीनों रोल हमारी गवर्नमेंट के लिए भी प्ले करता है। मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को भी कई बार लोन देता है, उनसे डिपॉजिट लेता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए भी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के लिए भी एज एन एजेंट के तौर पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर लेता है। तो ये बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए भी होता है और गवर्नमेंट के लिए भी होता है। तो इसको हम लोग बैंकर्स बैंक और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब होता है जो इंसान आपको कोई सामान देता है, उधार देता है, किराए पे देता है, उसको बोलते हैं लेंडर। जो सामान देता है उसको बोलते हैं लेंडर। जैसे जो बेचता है उसको सेलर बोलते हैं, उसी तरह जो किराए पे देता है या जो उधार देता है उसको लेंडर बोलते हैं। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब हो गया कि कभी भी अगर कमर्शियल बैंक के पास इमरजेंसी आ गई कि कमर्शियल बैंक को बहुत पैसा चाहिए और अर्जेंट चाहिए और उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो मेरा आरबीआई होता है या जो मेरा सेंट्रल बैंक होता है वो उनके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। मतलब एक आखिरी उम्मीद कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाके पैसा ले सकती है, और सेंट्रल बैंक ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है जहां से उसे पैसा मिल सकता है, अगर सभी लोग उसे पैसा देने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो मेरे कमर्शियल बैंक के लिए एक आखिरी उम्मीद या एक आखिरी रिजॉर्ट होता है जहां से उसे लोन मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कस्टोडियन का मतलब होता है सेवर या फिर मैनेजर। तो जो मेरा सेंट्रल बैंक होता है वो मेरा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो मेरी फॉरेन करेंसीज है उनको सेव भी करता है एंड उनको मैनेज भी करता है। सेव इसलिए करता है कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ इंपोर्ट कराना पड़ जाए तो मेरे पास करेंसी अवेलेबल हो, और मैनेज इसलिए करता है कि ना मेरे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाए ना मेरे पास फॉरेन करेंसी कम हो जाए। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तभी तो करेंसी आएगी ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे महंगाई आ जाएगी, तो भी नुकसान है। अगर किसी कंट्री में फॉरेन करेंसी है ही नहीं तो आप मतलब आपके पास करेंसी ही नहीं है तो इंपोर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो किसी भी कंट्री के लिए ना तो फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही फॉरेन करेंसी बहुत कम होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, एक नॉर्मल अमाउंट में होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट नेचर में। तो वही हमारा सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है कि वो मेरे फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करता है कि फॉरेन करेंसी ना बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाए और ना ही बहुत कम अवेलेबल हो जाए।
इसीलिए हम लोग इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस का मतलब हो गया, यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चेक्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? चेक की कर रहे हैं। जो चेक हम लोग को मिलती है ना, साइन करके हम लोग चेक देते हैं, तो मेरा जो आरबीआई है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन यानी कि चेक्स क्लियर भी कर देता है। चेक कैसे क्लियर करता है? जैसे मेरा एक्सिस में अकाउंट है, आपका एसबीआई में अकाउंट है, आपने मुझे एसबीआई की चेक दी, वो एसबीआई की चेक मैंने अपने एक्सिस बैंक में लगा दी, लेकिन पैसा तो आ जाता है ना। तो कैसे आता है? क्योंकि वो पहले एसबीआई की जो चेक है वो एक्सिस में लगी, एक्सिस वाले उस चेक को भेजते हैं एसबीआई ऑफिस, एसबीआई से वो पैसा फिर ट्रांसफर होता है मेरे एक्सिस बैंक के, मेरा एक्सिस जो बैंक है ना उनके पास, फिर वो ट्रांसफर करते हैं मुझे। इसीलिए जब अदर बैंक्स की चेक होती है तो उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले उस बैंक जाती है, फिर वहां से पैसा हमारी बैंक में आता है, फिर हमारी बैंक से पैसा हमारे अकाउंट में आता है। लेकिन अगर वही सेम बैंक का पैसा, मतलब एक्सिस आप भी यूज करते हो, एक्सिस मैं भी यूज करता हूं, आप मुझे चेक दोगे, आप तो कुछ ढूंढने की जरूरत है नहीं, एक ही दिन के अंदर पैसा क्लियर, क्योंकि आपका पैसा मेरे अकाउंट में या मेरा पैसा आपके अकाउंट में, तो इधर उधर किसी और से बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो वही चीज है कि जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो हमारे जो कमर्शियल बैंक के जो चेक्स होते हैं, एसबीआई का चेक एक्सिस में लगा दिया, एक्सिस का एसबीआई में लगा दिया, एसबीआई का पंजाब में लगा दिया, पंजाब का बड़ौदा में लगा दिया, लेकिन सारे ही चेक्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, किसी का पैसा फंस नहीं रहा है, किसी के पैसे में दिक्कत नहीं आ रही, सभी का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, ताकि कोई भी चेक कभी बीच में फंसे नहीं और हर बायर और सेलर की जो पेमेंट है वो इजीली और टाइमली पे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरी आरबीआई है या जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी जो लोन होता है ना, लोन, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो हम लोग क्रेडिट की बात कर रहे हैं वो है मेरा लोन। तो जो मेरा आरबीआई है वो मेरे लोन को भी कंट्रोल करता है। लोन को कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, यानी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कब हमें लोन ज्यादा बांटना है, कब हमें लोन कम बांटना है। इस लोनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे आरबीआई ने 2 तरह के मेथड निकाले, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। वो है हमारा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कि हम लोग जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है जिनके थ्रू वो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा सकती है या मनी सप्लाई को कम कर सकती है। यानी कि ये जो सेंट्रल बैंक है या जो आरबीआई है वो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट फॉलो करती है जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल कर पाती है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई आज हम इस क्लास में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई क्या होती है, क्योंकि तभी तो जब आपको पता हो कि मनी सप्लाई क्या होती है तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो अगर आपको पता ही नहीं है कि वो चीज है क्या तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। अब आपको अपनी बीमारी के बारे में पता ही ना हो तो मेडिसिन किस चीज की लोगे? कोई मेडिसिन ले नहीं पाओ, क्योंकि आपको अपनी डिजीज ही नहीं पता, बीमारी ही नहीं पता। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनी सप्लाई होती क्या है। मनी सप्लाई इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी। क्या होती है हमारी ये? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जितना पैसा हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मेरी कहलाती है मनी सप्लाई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मूवी देखने जा रहे हो और आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े हुए, तो आप मनी सप्लाई कितनी कर सकते हो? मार्केट में पैसा कितना खर्चा कर सकते हो? 1000 रुपए तक, उससे ज्यादा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम में पैसा कितना है? 1000 रुपए। वही आप मूवी देखने जा रहे हो, आपके पास 10,000 रुपए जेब में हो, तो आप मनी सप्लाई कितने तक की कर सकते हो? 10,000 तक की कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके पास 10,000 रुपए है। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेरे पास जितना पैसा अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में या हमारे पास, वो टोटल वैल्यू ऑफ मनी मेरी कहलाती है मनी सप्लाई। बात समझ में आ गई ना? तो मनी सप्लाई हमारी क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ
टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेरे पास जितना वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल होता है वो मेरी कहलाती है मनी सप्लाई। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की, कि हमें यहाँ पे जो ये कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करे भाई। तो यहाँ पे क्या है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी आरबीआई है या जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारी चीजें फॉलो अप करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू हमारी आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई कंट्रोल करते क्यों है, क्या जरूरत है मनी सप्लाई कंट्रोल करने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी अपनी वीडियो क्लास में या मनी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई इज द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। आरबीआई जो है वो क्या है, मनी का प्रोड्यूसर है, वो मनी प्रोड्यूस करता है, ठीक बात। अब जब वो मनी प्रोड्यूस करता है, मनी बनाता है, तो सप्लाई भी वही कर रहा होगा, सप्लायर भी वही होगा, आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, ये सप्लायर हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई कब ज्यादा करेगा और कब कम करेगा। मतलब यहाँ बात देखिए, समझ, बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आरबीआई किस पीरियड ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ाएगा और किस पीरियड ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई कम करेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझिए, अगर मार्केट में पैसा बहुत है, मतलब आप लोगों के पास पैसा भरपूर है, हम सभी के पास बहुत पैसा है, कोई पैसे की कोई कमी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो अब जब हमारे पास पैसे की कोई कमी है नहीं, कोई मनी दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं, तो क्या वहां पे आरबीआई को और सप्लाई करने की जरूरत है, और देने की जरूरत है, नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे ये मेरी आरबीआई हो गई और ये मेरी पब्लिक हो गई। आरबीआई की जगह हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे फादर, और पब्लिक की जगह कंसीडर कर ले रहे हैं सन, ठीक। अब अगर यहाँ पे पब्लिक या सन के पास, बेटे के पास बहुत पैसा है, अगर बेटे के पास, आप लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है आप लोग के पास, तो क्या आपके फादर आपको मनी सप्लाई देंगे, पैसा आपको देंगे, पॉकेट मनी देंगे, नहीं देंगे। जब तक हम लोग नहीं कमाते हैं, जब तक उनके बच्चे नहीं कमाते हैं, तब तक पापा मम्मी पूरा पैसा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, खर्चे उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे ही आप अर्न करना शुरू कर देते हो, तो क्या फादर आपके पैसे देते हैं आपको, नहीं देते हैं। सेम एज इट इज, अगर पब्लिक के पास बहुत पैसा मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो जो चाहती है वो खरीद लेती है। आपको चाहिए कि हमें भैया कार लेनी है, आपने कार ले लिया, आपने सोचा हमें ट्रक लेना, आपने ट्रक ले लिया, आपने सोचा हमें प्लेन लेना, आपने प्लेन खरीद लिया, आपने सोचा हमें अपना हेलीकॉप्टर लेना, आपने हेलीकॉप्टर ले लिया, आपने सोचा हमें अपने एक आइलैंड खरीदना, आपने आइलैंड खरीद लिया। मतलब आपके पास पैसा कोई कमी नहीं है और आप जो चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो उस केस में क्या आपकी आरबीआई यानी आपके फादर आपको पैसा देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पे छोटी सी बात देखते ही समझ लीजिए, अगर मार्केट में पैसा अवेलेबल है तो आरबीआई पैसा नहीं देती है, यानी मनी सप्लाई अपने पास रखती है, वो अपना पैसा अपने पास रखती है, पब्लिक को कुछ नहीं देती है। वहीं अगर आपके पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, कुछ ले ही नहीं पा रहे, हमें जरूरत है पैसे की लेकिन है नहीं, तो क्या होगा, आपको फादर आपके पैसा देंगे। सेम एज इट इज, अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो आरबीआई पैसा ट्रांसफर। बात समझ में आ गई ना, कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई क्यों करती है, जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो वो मनी सप्लाई रोक लेती है, जब मार्केट में पैसा कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ा देती है, ठीक। अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की, ये कॉन्सेप्ट बेसिस की बात हो गई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स के ऊपर। टेक्निकल टर्म्स कैसे होंगे, जैसे दो कंडीशंस होती है हमारी इकोनॉमी की, पहली होती है इन्फ्लेशन, दूसरी होती है डिफ्लेशन, ठीक। पहली कंडीशन क्या होती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई कैसे हो गई, मतलब मार्केट में बहुत चीजें महंगी हो रखी हैं। तो अब इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि इन्फ्लेशन आती कैसे या किस तरीके से इन्फ्लेशन आ रही है मार्केट में। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होती है, यानी बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो रखी हैं, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी का दौर चल रहा है, चीजें बहुत सस्ती। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, जिसको वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मेरे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बाद मैं आपको डिटेल में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्लियर कर दूंगा। हमारे जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई होते हैं या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं।
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको मनी सप्लाई कंट्रोल करना हो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा या तो देना होता है या नहीं देना होता, दो चीजें होती हैं। वही उन चीजों को पैसा सप्लाई करने के लिए या नहीं करने के लिए हमने कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी चीजें हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव नाम से क्या समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोग बात करेंगे क्वालिटी की। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? जो सेक्टर अच्छे ग्रो कर रहे हैं उन पे पैसा ज्यादा लगाएंगे, जो सेक्टर कम ग्रो कर रहे हैं उनको पैसा देंगे ताकि वो और ज्यादा डेवलप करने के बारे में सोचे। मतलब जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो सेक्टर लॉस मेकिंग में है उनको प्रमोट कर रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट मेकिंग में ना सही तो एटलीस्ट नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस के केस में तो आ ही जाइए। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हमारा फोकस किस पे करता है? आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा फोकस कहां करता है? हमारे सेलेक्टेड सेक्टर्स पे। सेलेक्टेड सेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? कुछ गिने चुने सेक्टर्स वो उठा लेगा, उन सेक्टर्स पे ही वो कंट्रीब्यूट करेगा ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाए। जैसे हमारी जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है वो बेस करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट पे, ठीक, और हमारे बैंकिंग सेक्टर है इन चीजों पे वो ज्यादा डिपेंड करती है। तो जो आरबीआई होती है वो क्या करती है? पहले इन सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है और आज तक की डेट के लिए सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जिसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे और वो था मेरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपका मार्च में भी चल रहा था, अप्रैल में भी चल रहा था, मई में भी चल रहा था और जून में भी चलेगा। लेकिन बाकी सेक्टर्स ये तो बंद हो गए थे ना। बैंकिंग, सारे बैंक्स खुले थे ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिन सेक्टर्स में हमारी आरबीआई जो है वो स्पेशली फोकस करती है कि उनमें कैसे हम मनी सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं या मनी सप्लाई कम कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो हमारे कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं कि उन सेक्टर्स को हमें पैसा कब देना है और कब नहीं देना है। दूसरे मेरे आते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई। ये किस पे बात करते हैं? ओवरऑल सप्लाई पे बात करते हैं। मतलब इनके लिए कोई बंदा स्पेशल नहीं है, मतलब ये किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जो आ रहा है आप क्राइटेरिया फुलफिल करो, लोन ले जाओ, नहीं फुलफिल कर पा रहे हो नहीं दे पाएंगे, बात खत्म। मतलब आप किसी भी सेक्टर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी स्टेट के हो, किसी भी कंट्री के हो, किसी भी सिटी के हो, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो फिर हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। बट अगर आप नहीं फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो यहाँ बात क्वांटिटी की है। बात किस चीज की? यहाँ पे बात है क्वांटिटी की। क्वांटिटी की कैसे? कब क्वांटिटी ज्यादा करनी है या कब क्वांटिटी कम करनी है। यहाँ पे मनी सप्लाई की क्वांटिटी की बात होती है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मनी सप्लाई की क्वांटिटी होती है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सेक्टर्स की क्वांटिटी होती है कि कितने सेक्टर्स होंगे, 2, 4, 5, 10। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सेक्टर की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मनी सप्लाई की क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ गई? अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर टू टैकल द इन्फ्लेशन। आप मनी सप्लाई को कम कर दोगे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अभी मैं आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई लोअर कर देंगे। अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है तो जो आपकी सप्लाई है उसको आप लोअर कर दोगे। वहीं अगर आपके यहाँ डिफ्लेशन का पीरियड है तो आप मनी सप्लाई बढ़ा दोगे। बात समझ में आ गई? अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है तो मनी सप्लाई कम कर दोगे। अगर आपके यहाँ डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है तो मनी सप्लाई आप बढ़ा दोगे। इन्फ्लेशन है कम कर दोगे, डिफ्लेशन है बढ़ा दोगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में महंगाई चल रही। महंगाई का मतलब सारे जो भी गुड्स अवेलेबल है सबके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस।
इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक, अब बच्चों थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। 11th में हमारा एक चैप्टर था डिमांड, है ना। 11th में चैप्टर क्या था? डिमांड चैप्टर था। उस डिमांड में एक टॉपिक था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड रेफर टू द कंडीशन इन विच देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इट्स डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारे प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता था? इनवर्स रिलेशन होता था। तो अगर यहाँ पे क्या होता था हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर हमारे यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सॉरी, अगर यहाँ पे हमारे प्राइसेस ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, वही प्राइसेस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन कैसे? अगर चीजें के दाम बढ़ जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम ले ही नहीं पाएंगे, पैसा ही नहीं है ना। अगर किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर 20 रुपए का मिलता है, अब इस मार्कर के रेट 50 रुपए हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस मार्कर को खरीदना बंद कर देंगे, तो डिमांड कम हो गई ना। तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, वही प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन के दौर में क्या होता है कि मेरे चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस क्यों बढ़ जाते हैं? प्राइसेस बढ़ने का रीजन होता है इंक्रीज इन डिमांड। लोग डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। डिमांड ज्यादा करने से क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स होती है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे कि आपके इन्फ्लेशन के टाइम पे या महंगाई कैसे आती है? पहले समझते हैं, इन्फ्लेशन तो समझ में आ गया, महंगाई होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ते कैसे हैं? प्राइसेस बढ़ने के पीछे रीजन होता है लोगों की डिमांड। जब आप किसी चीज की डिमांड ज्यादा करोगे, बहुत ज्यादा मांगोगे, अब आप दुकान वाले के पास गए, भैया इसके 1000 मार्कर दे देना, दूसरा पहुंचा, भैया इसके 1000 दे दो, तीसरा पहुंचा, भैया इसके 1000 दे दो। अब लेने वाले 3 लोग हो गए, उसके पास सिर्फ 1000 ही क्वांटिटी है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भैया 1000 के तो नहीं, अब 1200 के हो गए, किसको लेने हैं? तो जाहिर सी बात है 3 में से कोई एक ही कहेगा चला 1200 में हमको दे दो। तो अब उसके प्राइसेस क्या सेट हो गए? 1200 हो गए। तो क्यों? क्योंकि हमने डिमांड इतनी ज्यादा कर रखी हुई है। डिमांड ज्यादा करने की वजह से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? डिमांड ज्यादा करोगे तो चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी तो अपने आप प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई? प्राइस बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा कब कर पाते हैं? अब ये समझने वाली बात है कि कौन सा पीरियड ऐसा होता है जहां पे हम डिमांड ज्यादा करते हैं। तो डिमांड ज्यादा कब करेंगे? जब मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब यहां पे क्या हो गया? मनी या फिर इनकम। अगर मेरी मनी या इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात आपको मैं समझाता हूं बहुत छोटे तरीके से कि इन्फ्लेशन आती कैसे। मान लेते हैं इकोनॉमी में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम टनाटन मस्त, जितने की डिमांड है उतना सब कुछ हो रहा है, कोई टेंशन आपकी यहाँ पे नहीं। अचानक से क्या हुआ? सभी लोगों की इनकम सरकार ने बढ़ा दी। जैसे अभी ये आया, कोरोना आया, जैसे कोरोना गवर्नमेंट क्या करती कि सभी को 1-1 लाख रुपए बांट देती, सबको 1-1 लाख रुपए दे रही है। अगर सबके पास 1-1 लाख रुपए पहुंच जाता तो क्या इंसान दुकान खोलने के लिए, जो छोटे मोटे व्यापारी है वो दुकान खोलने के लिए परेशान होते? नहीं होते, क्योंकि 1 लाख रुपए है, साल आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों खोलनी दुकान? मत खोलो, 1 लाख रुपए तो भाई साल भर बाद जब सब खत्म हो जाएगा तो दुकान खोल लेंगे, तब तक कोरोना भी ठीक हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उसके लिए हर चीज खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो आपके लिए कोई भी चीज खरीदना बड़ी बात होगी? नहीं होगी। हम लोग आज के टाइम पे सोचते हैं यार ऑडी में बैठ के जा रहा है लड़का, मर्सिडीज में जा रहा है, BMW में जा रहा है, लैम्बोर्गिनी लिए है, फरारी लिए है, बड़ी बड़ी कार ब्रांड के नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि हम अभी उसको अफोर्ड करने के कैपेबल नहीं है। जब हम उसको अफोर्ड कर लेंगे तो मेरे लिए आम बात हो जाएगी, है ना। जैसे अब आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबके पास अलग अलग फोन्स होंगे। किसी के लिए सैमसंग अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि वो इंटेक्स या लावा चला रहा होगा।
किसी के लिए वन प्लस अफोर्ड करना बड़ी बात होगी क्योंकि वो यहाँ पे ओप्पो वीवो और इनमें खुश है। किसी के लिए आईफोन अफोर्ड करना बड़ी बात होगी क्योंकि वो छोटे से ब्रांड में अभी। तो यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई ब्रांड बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो उसको अभी परचेज नहीं कर पा रहा, उसके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन अगर सभी के पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा तो पैसा अवेलेबल होने से क्या होगा? मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं कुछ भी ले सकता हूं तो क्या होगा? मैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैपेबल हूं। तो मैं 10 रुपए वाली चीज भी 1000 में लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब मैं 10 वाली चीज 1000 में लेने के लिए रेडी हूं तो अल्टीमेटली उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, क्योंकि मैं 1000 में डिमांड कर रहा हूं ना, तो 1000 हो जाएंगे। और जहां उसके प्राइसेस 1000 हुए नहीं कि उसकी इन्फ्लेशन आया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आप सभी ने देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सबने देखी वंस अपॉन। उसमें जो अजय देवगन है वो एक अमरूद लेने जाता है और उस अमरूद की कीमत 1 रुपए 2 रुपए वो बोलता है, लेकिन उसको एग्जांपल दे दे के उसकी कीमत 1000-2000 पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके पास इतना पैसा है कि वो 2 रुपए वाली चीज भी 2000 में खरीदने के लिए तैयार है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो उससे क्या होगा? उस अमरूद वाले को क्या लगेगा? यार 2000 में लिया तो भाई अमरूद की कीमत होगी 2000, तभी तो लिया है, नहीं तो ऐसा थोड़ी लेगा। तो अगली बार से वो अमरूद वाला क्या करेगा? उसको 2000 का ही बताएगा। तो अब मार्केट में उस 2 रुपए के अमरूद की कीमत कितनी हो गई? 2000 हो गई वहां पे। यही रीजन होता है हमारे इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई यानी चीजों के दाम बढ़ना। चीजों के दाम तब बढ़ते हैं जब मार्केट में उसकी डिमांड बहुत होती है और लोग उसको किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो जब कंज्यूमर किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है तब मेरी जनरेट होती है इन्फ्लेशन। अब जब आप किसी भी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हो, यानी आपके पास पैसा तो भरपूर है, पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तभी तो आप खरीदना चाह रहे हो। और जब आपके पास पैसा बहुत सारा है तो उस केस पर क्या होगा? आरबीआई आपको पैसा नहीं देगी, वो मनी सप्लाई कम कर देगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे मनी सप्लाई कम कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास पैसा पहले से ही अवेलेबल है। वहीं बात करते हैं डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है प्राइसेस, डिक्रीज इन प्राइसेस। अब प्राइसेस डिक्रीज हो जाने के पीछे रीजन क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड कम हो जाती है तो अवेलेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, डिफ्लेशन को इस तरह से समझिए, मैंने ये मार्कर मंगवाए, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल हो गया ये मार्कर बिक ही नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको 20 में लेके आ दूंगा। एक काम करो 15 का ले जाओ, बट ले जाओ। क्यों? कुछ तो पैसा कवर हो, कुछ तो पैसा कवर हो एटलीस्ट मेरा। तो डिफ्लेशन मेरा कब आता है? डिफ्लेशन मेरा कब आता है? जब मार्केट में कंज्यूमर्स के पास पैसा नहीं होता है और वो चीजों को परचेज करने के लायक नहीं होते हैं। तो जब वो चीजों को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो चीजें बिकेंगी नहीं। जब वो चीजें बिकेंगी नहीं तो उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने न्यूज देखी होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, होम अप्लायंसेस, कार, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, इन सबके रेट कम हो गए। रेट कम क्यों हो गए? क्योंकि लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। जब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं तो ये कंपनी क्या कह रही है? भैया सस्ते में ले लो, लेकिन ले लो, मेरा सामान ना खराब हो पाए, इससे खराब होने से पहले ले जाओ। तो सस्ते में बेचने के लिए तैयार है। जब सस्ते में सामान बेचेंगे तो वो होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है? लोगों के पास इनकम नहीं होती है, यानी इनकम नहीं है तो परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लायर के पास गुड्स बचे रहेंगे। जब उसके पास गुड्स बचे रहेंगे तो क्या होगा? मार्केट में प्राइसेस कम हो जाएंगे, और जब मार्केट में उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो मार्केट में आ जाएगी डिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा नहीं है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? लोगों को पैसा देगी, लोनिंग के थ्रू लोन बांटेगी। लो भैया लोन ले जाओ, लोन ले लो, लोन ले लो। क्यों ले लो? ताकि आप सभी के पास पैसा आए और आप उस पैसे को मार्केट में खर्चा करो और मार्केट की इकोनॉमी फिर से बैलेंस हो। बात समझ आ गई? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन मतलब मंदी, प्राइसेस कम हो जाते हैं। महंगाई का दौर होगा तो आरबीआई आपको मनी सप्लाई नहीं करेगी, पैसा रोक लेगी अपने पास। वहीं डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई पैसा आपको देगी, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि आप इकोनॉमी में उसको खर्चा करो और खर्चा करने के बाद आप इकोनॉमी को बैलेंस करो। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मनी से जा रहा है हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे 6 तरह के होते हैं, मतलब 6 टाइप्स के या 6 मेथड्स हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर,
जिनमें हम मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक करके उन सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक रेट के बारे में कि ये बैंक रेट होता क्या है। 6 इंस्ट्रूमेंट है, 6 इंस्ट्रूमेंट में मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। बैंक रेट इज रेफर टू द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, यानी लोन देती है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, वो लोनिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कहलाता है बैंक रेट। समझ में आ गई? बैंक रेट हमारा क्या होता है? बैंक रेट हमारा वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो रेट मेरा कहलाता है बैंक रेट। इस बैंक रेट में हमें किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटीज देनी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी कि हमारा जो बैंक रेट है, उस बैंक रेट में अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है तो बदले में वो कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगती, मतलब बदले में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। कमर्शियल बैंक को लोन के बदले में अपना कोई भी एसेट वहां पे मॉर्टगेज करने की, गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी सिक्योरिटीज का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब जहां पे बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है तो वो हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये जो बैंक रेट है, ये मेरा इमीडिएट कैश क्रंच को मेंटेन करता है। तुरंत जो आपको रिक्वायरमेंट है पैसे के, ऑन द स्पॉट तुरंत पैसे चाहिए आपको, तो बैंक रेट आपके लिए काम आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मॉर्टगेज करना नहीं है। सिंपल जाओ, अप्लाई करो और सेंट्रल बैंक आपको पैसे दे देगा। तो पहली चीज क्या है? आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट हमारा वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है विदाउट एनी सिक्योरिटीज। बैंक रेट इमीडिएट कैश क्रंच, क्रंच का मतलब है कमी। तो जो आरबीआई है वो इमीडिएट जो कैश की कमी हो रही है, मतलब सडन अगर कैश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बैंक रेट होता है। तीसरा, बैंक रेट जो होता है वो हायर देन द रेपो रेट होता है। हायर देन द रेपो रेट, रेपो रेट अभी हम लोग अपने इसी वीडियो में आगे समझेंगे रेपो रेट क्या होता है। फिलहाल इतना समझिए, क्योंकि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देते हैं, तो जब भी आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हम कुछ गिरवी तो ले नहीं रहे, कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी वजह से, कोई सिक्योरिटी ना होने की वजह से ही हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। तो बैंक रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एज यूजुअल रेट से, यानी नॉर्मल रेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इसको हम लोग रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट क्यों कहते हैं? भैया कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आप आओ, इस रेट पे हम आपको पैसा देंगे, बात खत्म। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, नथिंग। सिंपल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके नॉर्मल या एज यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हाई होगा। लास्ट, इट डज नॉट अलाउ फैसिलिटी ऑफ द रीपर्चेज। बैंक रेट में आप किसी भी तरह से अपनी सिक्योरिटीज को रीपर्चेज यानी दोबारा परचेज नहीं कर सकते। अब ये चीज यहाँ पे देखिए बड़ी मतलब मजाकिया वाली, मजाक तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में कोई सिक्योरिटी दी ही नहीं है तो यहाँ पे रीपर्चेज क्या करेंगे? है ही नहीं रीपर्चेज करने को, क्योंकि भाई जब मैंने आपको कुछ गिरवी रखा ही नहीं है, मैं बिना किसी सिक्योरिटी के आपसे लोन लेके जा रहा हूं, तो मैं लोन चुका देता हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि कोई सिक्योरिटी तो मैंने आपके पास रखी ही नहीं थी। तो बैंक रेट किसी भी तरह से सिक्योरिटीज रीपर्चेज करने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसके पास कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द बैंक रेट, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, बैंक रेट is the rate at which RBI lends money to the commercial bank without any collateral securities and for the short period of time, and it is higher than the as usual rates, and in the bank rate RBI does not allow to repurchase any securities। तो ये जो आपके 4-5 पॉइंट्स हैं, यही बन जाती है आपकी पूरी डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? अब ये जो बैंक रेट है, ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, तो अब ये समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी दो तरह की मार्केट कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हमारी मार्केट कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन का पीरियड है, किसका पीरियड है? इन्फ्लेशन का पीरियड है, आपके यहाँ महंगाई ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपके यहाँ महंगाई ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? बैंक रेट बढ़ा देंगे। अब बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ा देते हैं
तो लोनिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है, और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को ही महंगा दे रहा है तो कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा। राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी आप कैपिटल जनरेट करने में जो पैसा लग रहा है, लोनिंग लेने में जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी लोनिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। जब लोनिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फॉल इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट, हम लोग डिमांड करेंगे नहीं, क्योंकि जब लोन महंगा है तो हमें नहीं चाहिए। अब जैसे अगर कोई बैंक, एक बैंक है वो आपको 9% पे दे रही है, एक बैंक आपको 13% पे दे रही है, तो क्या आप 13 वाले से लोगे? कभी नहीं लोगे। तो 13% पे अगर जाता तो डिमांड कम हो गई, तो फॉल इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की डिमांड नहीं होगी, फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी। और जब मार्केट में लोन की डिमांड ही नहीं होगी तो लोग पैसा खर्चा कहां से करेंगे? और जब लोग पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, मार्केट में खर्चा करने जाएंगे नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो हम लोग बैंक रेट बढ़ा देंगे, बैंक रेट बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा, कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को लोन महंगा देगी, जब वो पब्लिक को लोन महंगा देगी तो पब्लिक लोन लेगी ही नहीं, जब पब्लिक लोन लेगी नहीं तो वो पैसा खर्चा भी नहीं कर पाएगी, और जब वो पैसे को खर्चा ही नहीं करेगी, मार्केट में खर्चा करने जाएगी ही नहीं, तो अपने आप जिन चीजों के दाम बढ़े हुए थे, डिमांड ना होने की वजह से उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब अगर मार्केट में, अगर आपके इकोनॉमी में डिफ्लेशन का पीरियड है, डिफ्लेशन है यानी मंदी का दौर चल रहा है, चीजें सस्ती हैं, तो क्या करेंगे? उल्टा जस्ट उसका इन्वर्स हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन का पीरियड है तो बैंक रेट कम कर देंगे, बैंक रेट कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा, कमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा तो वो पब्लिक को सस्ता देगी, पब्लिक को लोन कम रेट पे मिलेगा तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो खर्चा ज्यादा करेगी, और जैसे ही वो खर्चा ज्यादा करेगी तो डिफ्लेशन अपने आप सही हो जाएगा। डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट कम कर दिया जाएगा, बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, जब कमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा तो वो पब्लिक को भी सस्ता देगी, जब पब्लिक को सस्ता मिलेगा तो पब्लिक लोन ज्यादा ले लेगी, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी तो वो एक्सपेंसेस ज्यादा कर पाएगी, अब एक्सपेंसेस ज्यादा करेगी तो अल्टीमेटली आपका जो डिफ्लेशन है वो कम हो जाएगा। बैंक रेट आपका सिंपल, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट बढ़ा देंगे ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, वहीं डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट कम कर देंगे ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। तो ये दो तरीके थे हमारे बैंक रेट में जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल कर सकते थे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट है आपके लिए नोट कर लेंगे तो काफी इजी होगा समझने के लिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा रेपो रेट। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कि है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो बैंक रेट और रेपो रेट जो है वो लगभग आपके सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें बेसिक सा डिफरेंस है, वो समझ लेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट सेम जैसे बैंक रेट है वही रेपो रेट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज। हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि हमारा जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट हमारा एक रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक रेट में क्या था? कोई सिक्योरिटी नहीं देनी थी, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलता था, लेकिन रेपो रेट में आप जब सिक्योरिटीज दोगे तो आपको लोन मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं दोगे तो लोन नहीं मिलेगा। बैंक रेट हमारा इमीडिएट कैश क्रंच मेंटेन करता था, तुरंत मतलब एक दिन के लिए जो कमी पड़ी पैसे की वो मेंटेन करता था। रेपो रेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे शॉर्ट पीरियड होता है एक साल तक के लिए। बैंक रेट जो था वो एक दिन से एक हफ्ते तक का पीरियड होता है बस, लेकिन जो आपका रेपो रेट है उसका टाइम पीरियड एक साल तक के लिए होता है। रेपो रेट में जब आप कोई सिक्योरिटीज दे रहे हो, जब आप कुछ गिरवी रख रहे हो, तो जाहिर सी बात आप उसको खरीद भी सकते हो। जैसे मैंने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया, तो जब मैं पूरा लोन चुका दूंगा तो मुझे वो घर वापस मिल जाएगा, तो मैंने अपना घर दोबारा खरीद लिया ना, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। हम इसको रीपर्चेज रेट नाम से भी जानते हो कि हम इसमें सिक्योरिटीज को दोबारा रीपर्चेज कर लेते हैं, और इस रेपो रेट में सेंट्रल बैंक हमें ये अलाउ करता है कि हम अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा रीपर्चेज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द रेपो रेट, तो आप क्या बताओगे? रेपो रेट इज द रेट एट विच central bank lends money to the commercial bank on the behalf of securities for the short period of time, and central bank allow
to repurchase the security and it is also known as repurchase rate. तो ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, यही 4 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं रेपो रेट। ठीक, अब आते हैं हमारे इसके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तरफ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या पॉइंट होंगे। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई का दौर है, तो क्या होगा, हम लोग रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ा देंगे तो लोनिंग महंगी हो जाएगी, लोनिंग महंगी हो जाएगी तो मार्केट में महंगा आएगा, मतलब कमर्शियल बैंक के पास महंगा आएगा, कमर्शियल बैंक के पास महंगा आएगा तो लोगों को महंगा मिलेगा, लोगों को लोन महंगा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा लोनिंग पे, तो वो क्या करेंगे, कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेंगे या नहीं लेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा, जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप सही हो जाएगा। तो जो बैंक रेट का कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट आपका रेपो रेट में आ जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो आपका राइज इन रेपो रेट होगा, डिफ्लेशन होगा तो फॉल इन रेपो रेट होगा। फॉल इन रेपो रेट के केस में क्या होगा, जब रेपो रेट कम होगा लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन सस्ता देगी, जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन सस्ता देगी तो पब्लिक लोन ज्यादा ले लेगी, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी तो उसके पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे, और जैसे ही उन्होंने एक्सपेंसेस किए तो ये जो डिफ्लेशन है वो मेरा कंट्रोल या फिर कर्व्ड हो जाएगा। तो रेपो रेट में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन होगा तो रेपो रेट को कम कर देंगे। सबको समझ में आ गया होगा। एक बार ये दोनों पॉइंट फिर से नोट कर लीजिए, ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। एक बार ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी कंट्रोल। पहले हम लोगों ने दो कौन कौन से पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने बैंक रेट पढ़ लिया एंड रेपो रेट पढ़ लिया। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी यहाँ पे जो आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक है वो जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी करती है यानी जो भी काम करती है वो ओपनली करती है। ओपनली का मतलब वो सभी के लिए इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिच सेक्शन के लिए है या पुअर सेक्शन के लिए है, वो प्राइमरी सेक्टर के लिए है या सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में उनकी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे या पर्टिकुलर किसी क्लास पे बेस्ड नहीं होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज परफॉर्म करता है। यानी कि जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डिसाइड करता है कि कब उसे अपनी जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज का मतलब हो गया जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शेयर एंड बॉन्ड्स टाइप की चीजें, तो उसी तरह ओपन मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारा एक तरह का सेविंग सर्टिफिकेट होता है जो कि पूरे नेशन के लिए एक ही होता है। इसमें कोई भी पर्सन जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसमें हम लोग इस सर्टिफिकेट को परचेज करते हैं। जैसे हम लोग को कोई कोर्स करना होता है तो हम लोग कोर्स जब करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे देते हैं ना, फीस पे करते हैं ना। सेम एज इट इज अगर आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे लगाने हैं तो या तो आप उसको परचेज करोगे और या तो आपको अगर पैसे चाहिए तो आप उसको सेल करोगे। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें जो मेरी आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को या तो सेल करती है और या तो परचेज करती है। अब किस केस में ये सेल करेगी और किस केस में ये परचेज करेगी, सेल करने से क्या होगा और परचेज करने से क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं एक सेविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट ये मान लेते हैं, ये सर्टिफिकेट है, ये जो मार्कर है मेरा ये सेविंग सर्टिफिकेट है फॉर एन एग्जांपल, ठीक। अब अगर मैं ये मार्कर परचेज करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ये मार्कर जो है ये मार्कर मैं परचेज करता हूं तो क्या होगा। अगर ये मार्कर आरबीआई से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ने ये मार्कर मार्केट में निकाला, मार्केट में निकालने का मतलब क्या होगा, मार्केट में ये बेचने के लिए तो निकाला है। तो अगर अब मैं इस मार्कर को खरीदता हूं, मैं एक आम पब्लिक हूं, अगर मैं इस मार्कर को खरीदता हूं या इस सेविंग सर्टिफिकेट को खरीदता हूं तो क्या होगा, मेरा ज्यादा पैसा यहाँ ब्लॉक हो गया। मैंने क्योंकि इसको खरीद लिया तो मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो गया। जब मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है तो अब क्या है, मेरे पास पैसा है नहीं है।
जब पैसा नहीं है तो क्या मैं मार्केट में खर्चा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसकी परचेज करवाती है और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटीज को सेल करती है। ये जो सेल एंड परचेज है, परचेज बाय द पब्लिक होता है, सेल बाय द आरबीआई होता है। आरबीआई इसको सेल करती है और पब्लिक इसको परचेज करती है। जब पब्लिक इसको परचेज करेगी तो पब्लिक के पास से पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं जब पब्लिक ने इसको परचेज कर लिया था तो अभी मार्कर मेरा हो गया ना, मैंने इसको परचेज किया तो मार्कर मेरा हो गया। और जब फिर इस मार्कर को मैं आरबीआई के पास बेचने जाता हूं तो मुझे इसके बदले में पैसा मिलेगा। तो जब मुझे इसके बदले में पैसा मिलेगा तो उससे क्या होगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास मनी आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगी। और जब परचेजिंग पावर आ जाएगी तो उससे मेरी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेरी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है, सेल आरबीआई तब करती है, मतलब सेल पब्लिक के बिहाफ पे पहले समझ लेते हैं। पब्लिक के बिहाफ पे पब्लिक इसको जो परचेज करती है तो उससे मनी पावर कम हो जाती है, सेल करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। आरबीआई का क्या रोल है यहाँ पे, आरबीआई को जब मार्केट से पैसा निकालना होता है, मतलब आरबीआई क्या सोच रही है कि भाई मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों से पैसा वापस लेना है, तो आरबीआई क्या करेगी, इस सिक्योरिटीज को मार्केट में ओपनली इशू कर देगी, भैया ये सिक्योरिटी आई है, सब लोग परचेज कर लो। और वहीं जब मार्केट में लगेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या करेगी, इन्हीं सिक्योरिटीज को ऊंचे दामों पे ऑफर करके लोगों से इसको बेचने के लिए कहेगी। जैसे मैंने कोई भी एक सिक्योरिटी दी, मैंने एक सिक्योरिटी खरीदी 100 रुपए की, ठीक, 5 साल बाद मतलब 100 रुपए खरीदी तो सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया। अब जब 100 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर मतलब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया तो लोगों के पास से पैसा कम हो गया। फिर जब मार्केट में पैसा कम हो गया है तो आरबीआई क्या करेगी, इसी 100 रुपए की सिक्योरिटीज को बोलेगी कि भाई जिसको बेचनी है वो 150 रुपए में बेच सकता है। मतलब जिन लोगों ने इस मार्कर को 100 रुपए में लिया था, अगर वो चाहे बेचना तो आप 150 रुपए में बेच सकते हैं। तो आरबीआई को 50 तक फायदा हो रहा है, तो आरबीआई क्या कर रहे हैं, बेचो, पैसा आएगा उसको कहीं खर्चा कर देंगे हम लोग। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई इन सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर दे, मतलब लोगों से परचेज कर लेती है। और अगर मार्केट में क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का पीरियड है, मनी सप्लाई उसको बढ़ानी है या कम करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें वर्क ऑन करती है। ठीक, अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो क्या होगा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, तो आरबीआई क्या करेगी, इन सिक्योरिटीज को सेल करेगी। जब आरबीआई सेल कर रही है तो खरीदेगा कौन, पब्लिक, क्योंकि जब आरबीआई बेच रही है, आरबीआई बेच रही चीजों को, जब आरबीआई बेचेगी तो उसको खरीदेगा कौन, पब्लिक खरीदेगी। तो जब पब्लिक उस चीज को खरीदेगी तो क्या होगा, पब्लिक के पास से पैसा कम हो जाएगा, होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है तो आरबीआई उन सिक्योरिटीज की सेल बढ़ा देगी। जब आरबीआई सेल ज्यादा करेगी, सोक लिक्विडिटी एंड लीड टू फॉल इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। सोक का मतलब होता है सोख लेना, कम कर देना, एकदम निचोड़ देते, सोक कर देते, निचोड़ देते हैं, सोक कर लेते हैं, है ना। सोक का मतलब क्या हो गया कि जब आरबीआई इन सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक इनको परचेज करेगी या पब्लिक इनको परचेज करेगी, और जब पब्लिक या कमर्शियल बैंक इनको परचेज करेगी तो क्या होगा, उनके पास से पैसा खत्म, है ना। और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा, अब जब आपके ही पास पैसा नहीं है तो आप कहां से इनकम जनरेट कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। और जब आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, आपके जो सेविंग सर्टिफिकेट है उसको सेल करेगी। जब वो उनको सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक उनको परचेज कर लेगी। जब कमर्शियल बैंक उनको परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक की जो लिक्विडिटी थी, यानी कमर्शियल बैंक के पास जो कैश अवेलेबल था वो कम हो जाएगा। जैसे कमर्शियल बैंक के पास, एक एग्जांपल लेते हैं, कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपए, कमर्शियल बैंक ने क्या किया, 50,000 रुपीज के परचेज कर लिए। तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए बचे, 50 रुपीज रिमेनिंग बचे। और जब 50 रुपए रिमेनिंग बचे हैं तो कमर्शियल बैंक लोन कितने का दे सकती है, सिर्फ 50 रुपए का। और जब वो 50 रुपए का लोन दे सकती है तो लोनिंग 50 रुपए से कम होगी ना, क्योंकि पहले कितने थे, 1 लाख रुपए थे, अब 50,000 रुपए के परचेज कर लिए, 50,000 रुपए बचा हुआ है। तो जो कमर्शियल बैंक लोनिंग देगी वो कितने में देगी, 50,000 रुपए देगी।
जब लोनिंग वो 50,000 की करेगी तो 50,000 रुपए से कम हो गया ना मामला। पहले 1 लाख दे सकती थी लोन, लेकिन अब से 50,000 दे सकती है लोन। तो जब वो 50,000 ही लोन दे सकती है तो उस केस में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो अपने आप पैसा है नहीं लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। वहीं जब आता है मार्केट में डिफ्लेशन, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है मतलब लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेगी। जब कमर्शियल बैंक से वो परचेज करेगी तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा तो वो लोगों को लोनिंग ज्यादा देगी। जब कमर्शियल बैंक लोगों को लोनिंग ज्यादा देगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो अपने आप आपका जो डिफ्लेशन है, जो मंदी का दौर है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो सिक्योरिटीज सेल करी जाएंगी, अब जब डिफ्लेशन होगा तो सिक्योरिटीज परचेज करी जाएगी। ये जो सेल एंड परचेज है ये बाय द आरबीआई है। आरबीआई सेल करेगी और आरबीआई परचेज करेगी। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी ताकि लोगों के पास से पैसा निकाल सके। जब डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी ताकि वो लोगों को पैसा दे सके और आराम से डिफ्लेशन करेक्ट हो जाए। तो ये तो मेरे दो मेथड हो गए कि किस तरह से हम अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस ओपन मार्केट ऑपरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटराइट सिक्योरिटीज एंड रेपो सिक्योरिटीज। आउटराइट सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि वो सिक्योरिटीज जिनको हमने परचेज कर लिया है और वो मेरी हो गई है। ऐसी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, और जो हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आउटराइट सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो सभी के लिए अवेलेबल है, जनरली सबके लिए, आउटसाइड मार्केट के लिए अवेलेबल है, वो कहलाती है आउटराइट मार्केट ऑपरेशन। रेपो मेरी होती है, वो सिर्फ एक प्रॉमिस होता है कि हम इसको रीपर्चेज कर लेंगे। अभी आप ले लो, अभी आप ये मार्कर खरीद लो, हम बाद में आपसे इसको ले लेंगे। तो सिर्फ एक प्रॉमिस है, बट लिया उसमें नहीं जाता है। मतलब जो आउटराइट होती है उसमें सेल, परचेज, रीपरचेज, रीसेल, ये सारी चीजें होती रहती कि पहले हमने खरीदा, पैसे की जरूरत थी, हमने बेच दिया, फिर पैसा आ गया, हमने फिर खरीद लिया। तो बार बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट रेपो मार्केट ऑपरेशन के केस में क्या होता है, एक बार अगर आपने सेल या परचेज कर लिया तो उसके बाद आप इसको ना रीसेल कर सकते हो और ना ही इसको रीपरचेज कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का, जहां पे हमने बात करा कि कैसे जो आरबीआई है वो हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे ओपन मार्केट ऑपरेशन को इशू करके या विड्रॉ करके मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। अब हम लोग डिस्कस, पहले एक बार आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द फोर्थ पॉइंट, यानी हमारा हम डिस्कस करेंगे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे उनके इंस्ट्रूमेंट के फोर्थ टॉपिक के ऊपर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 कॉन्सेप्ट है हमारे, 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बैंक रेट, रेपो रेट एंड हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसको थोड़ा सा बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करिए। रेपो रेट में क्या होता था, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती थी ना। रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो उल्टा होने का मतलब क्या हो गया, अभी तक सेंट्रल बैंक कमर्शियल को पैसा दे रही थी, अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल से पैसा लेगी। वो कहेगी भैया ऐसा है, अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा हमको डिपॉजिट के तौर पे जमा करो कि जब इमरजेंसी होगी तो हम तुमको पैसा प्रोवाइड करा देंगे। ठीक बात। तो यहाँ पे इसकी मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट या फिर रीपरचेज रेट। रिवर्स रेपो रेट को ही हम लोग रीपरचेज रेट कहते हैं, और ये हमारा वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेती है। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे 2%, 5%, 7%, मतलब सेंट्रल बैंक क्या कहती है कमर्शियल बैंक से कि आप हमारे पास डिपॉजिट रखो, हम इस डिपॉजिट पे आपको 2%, 5%, 10% आपको डिपॉजिट है रहेगा, मतलब परसेंटेज में आपका वो रहेगा। तो जो मेरा रिवर्स रेपो रेट है वो क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ये कहती है कि कमर्शियल बैंक इस रेट पे डिपॉजिट करेगा, वो डिपॉजिट का रेट मेरा क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें कैसे होगा, अगर इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करेंगे,
तो अगर आपका इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसका है आपका, अगर आपका इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है तो हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। जब हम लोग इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे, यानी कि अब डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, जब डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, देखो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मोर फंड्स आर पर्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या लिया कि हमारा जो आरबीआई है उसने क्या बोला कि पहले आप 5% पे ले रहे थे, अब आप 7% पे लेंगे। क्या बोला, पहले हम ले रहे थे 5% पे, अब हम ले रहे हैं 7% पे। तो अब 2% का बेनिफिट हो रहा है ना, तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि भैया ठीक है, जितना ज्यादा पैसा रख सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दो। क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हमें इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ज्यादा करेगी। जब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ज्यादा करेगी तो लेस फंड आर यूज्ड एज अ सीआर, तो उसके पास कम से कम पैसा यूज होगा एज सीआरआर। सीआरआर अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि सीआरआर क्या होता है। तो जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा रखेगी तो कमर्शियल बैंक के पास खुद ही पैसा कम होगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो मनी सप्लाई कम करेगी, और जब वो मनी सप्लाई कम करेगी तो अपने आप मेरा इन्फ्लेशन जो है वो सही हो जाएगा। तो अगर आपके मार्केट में इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है तो इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। रेपो रेट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ज्यादा करेगी क्योंकि उससे इनकम ज्यादा होगी। जब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ज्यादा करेगी तो उसका जो लोनिंग का अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, और जब लोनिंग कम तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है, किस चीज का है, अगर यहाँ पे डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है तो जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पे हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे थे, यहाँ पे कम कर दो। तो जब आप रेपो रेट कम कर दोगे, यानी पहले 7% मिल रहा था अब 5% मिल रहा है, तो जब आपको पहले 7 मिल रहा था अब 5% मिल रहा है तो 2% का नुकसान हो रहा है। तो क्या आप डिपॉजिट करना चाहोगे, नहीं चाहोगे। और जब आप डिपॉजिट नहीं करोगे तो क्या होगा, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक के पास होगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा तो वो लोनिंग ज्यादा करेगी, लोनिंग ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो अपने आप डिफ्लेशन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे आरबीआई क्या करेगी, पैसा निकालने की सोचेगी। तो निकलेगा कैसे, ज्यादा पैसा अपने पास रख लो तो निकल जाएगा। वहीं जब डिफ्लेशन का टाइम पीरियड होगा तो आरबीआई पैसा बांटने की सोचेगी, तो क्या कहेगी, भैया हमको दो चाहे ना दो, लोन बांट दो बस। तो इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम पीरियड पे रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाएगा। एक बार ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा 5th पॉइंट जो कि है हमारा सीआरआर, एंड 6th पॉइंट हमारा एसएलआर। नोट कर लीजिए इसको। लेट्स कंटिन्यू विद द 5th टॉपिक। 5th टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जो जैसा अभी हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें सीआरआर वर्ड यूज हुआ था ना, अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरआर होता क्या है। तो नाम से जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हो गया, इसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये गाइडलाइन देती है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का, जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, वो गाइडलाइंस के ऊपर है, जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट का इतने परसेंट, कोई भी 2%, 5%, 10% हिस्सा आपको रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास देना है। आरबीआई ये गाइडलाइन देती है या वो इंस्ट्रक्ट करती है कि कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का, अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया 10 लाख का, कितने का आया, 10 लाख का, आरबीआई ने बोला है कि 2% आपको रिजर्व देना है, तो 10 लाख का 2% निकाल लो। तो 10 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 2% हो गया आपका 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपका चला जाएगा एज अ रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास। तो सीआरआर का मतलब हो गया, सीआरआर क्या होता है, इट रेफर टू द मैक्सिमम परसेंटेज। मैक्सिमम का सबसे ज्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स, जितना आप चार्ज कर सकता है, जितना ज्यादा आप रिजर्व रख सकते हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई।
इसमें क्या होता है कि भाई मैंने बताया जैसे कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का जितना हिस्सा आप आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे हो वो हिस्सा मेरा कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर आपका इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है, महंगाई का दौर चल रहा है, इन्फ्लेशन है, तो क्या करेंगे, ये सीआरआर बढ़ा देंगे। जब सीआरआर बढ़ा देंगे तो जैसे अभी हम 2% दे रहे थे तो 2% में 20,000 जा रहा था, वही अगर हम इसको 4% कर देंगे तो कितना जाएगा, 40,000 जाएगा। तो जब 20,000 से 40,000 पहुंच गया तो 20,000 रुपए का हमें एक्स्ट्रा रिजर्व देना पड़ रहा ना, ये 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। जब ये 20,000 रुपए मेरे पास से चले जाएंगे तो लोनिंग भी कम होगी, और जब लोनिंग कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप मेरा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड होगा तो हम लोग सीआरआर बढ़ा देंगे। सीआरआर बढ़ा देंगे तो जो रिजर्व है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। जब रिजर्व ज्यादा रखेंगे तो मेरे पास पैसा कम पड़ जाएगा। जब मेरे पास पैसा कम होगा, या मेरे से मतलब है कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक में पैसा कम हो जाएगा तो वो मनी सप्लाई नहीं कर पाएगी, और जब वो मनी सप्लाई नहीं कर पाएगी तो अपने आप मेरा जो रेशियो जो इन्फ्लेशन है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। वही अगर डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है, डिफ्लेशन के टाइम पीरियड में क्या किया जाएगा, इसी रिजर्व को कम कर दिया जाएगा। जो 2% लिया जा रहा था अब वो 1% हो जाएगा। तो जो पहले 20,000 रुपए रिजर्व में जा रहा था अब 10,000 रुपए जाएगा। तो 10,000 रुपए बढ़ गया ना, आपका 10,000 से अमाउंट बढ़ गया ना, तो अब 10,000 रुपए आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो। तो जब आप 10,000 रुपए ज्यादा खर्चा कर सकते हो तो मनी सप्लाई ज्यादा कर पा रहे हो, और जैसे ही मनी सप्लाई ज्यादा करोगे तो डिफ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इन्फ्लेशन होगा तो सीआरआर बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन होगा तो सीआरआर कम किया जाएगा। नेक्स्ट मेरा आता है एसएलआर। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, सेम सीआरआर में हम लोग कैश का पार्ट रखते थे, एसएलआर में हमारे पास जो कैश के अलावा जो चीजें जैसे गोल्ड, डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स, डायमंड, प्लैटिनम, ठीक है, आपके पास बैंक के पास और भी जो कैश के अलावा चीजें अवेलेबल है उनका हिस्सा जो वो रखेगी वो मेरा कहलाता है एसएलआर। अब जैसे आपके पास गोल्ड आया 2 करोड़ रुपए का, आपके पास गोल्ड कितना आया, 2 करोड़ का गोल्ड आया आपके पास, तो अब आप गोल्ड मतलब गोल्ड काट के नहीं जमा कर दोगे, 2 करोड़ का 2% जमा करोगे, यानी गोल्ड की जो वैल्यू होगी उस गोल्ड की वैल्यू का परसेंटेज आप वहां पे जमा कर दोगे। तो सीआरआर में कैश की बात होती है, एसएलआर में अदर देन कैश की बात होती है, यानी कैश के अलावा जो चीजें, कैश के अलावा मेरा लिक्विड एसेट्स हो जाते हैं, कैश, गोल्ड और मेरी सिक्योरिटीज। तो ये शेयर सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, तो ये जो चीजें हैं ये मेरी आती है एसएलआर में। एसएलआर का और सीआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज एक जैसा ही होता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड होगा तो एसएलआर बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर बढ़ा देंगे तो रिजर्व ज्यादा जाएगा, रिजर्व ज्यादा जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जब कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। वहीं जब डिफ्लेशन होगा तो एसएलआर कम कर दिया जाएगा, जब एसएलआर कम होगा तो रिजर्व कम जाएगा, रिजर्व कम जाएगा तो मनी सप्लाई आपके पास ज्यादा होगा, और जब आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप मनी सप्लाई कर पाओगे जिससे डिफ्लेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 6 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर एंड एसएलआर। ये हमारे 6 कॉन्सेप्ट थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आई होप सबको क्लियर हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्वालिटी वाइज यहाँ पे जज करेंगे, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं कि मेरी क्वांटिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है, आपको मनी बढ़ा देनी है या मनी कम कर देनी है, या आपको रेट्स कम ज्यादा कर देने। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारी क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, जो हमें बेटर क्वालिटी देगा उसको हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जो हमें बेटर क्वालिटी नहीं देगा उसे हम लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर जो कैपेबल होगा उसको लोन देंगे, जो कैपेबल नहीं होगा उसको लोन नहीं देंगे। तो ये पूरी आपकी क्वालिटी एंड एलिजिबिलिटी पे बेस करता है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेसिकली हमारे बहुत मतलब होते तो बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, बट आज हम लोग बात करेंगे 3 कंट्रोल्स के ऊपर।
मोरल सुवेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुवेशन, इन 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मोरल सुवेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? मोरल सुवेशन। मोरल का मतलब क्या हो गया? जो आपके एथिकल वैल्यूज हैं या जो आप मोरल वैल्यूज कर रहे हो, सोशल वेलफेयर टाइप की जो चीजें आप कर रहे हैं कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी तो हो गई ना कि हम क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सुवेशन का मतलब होता है प्रेशराइज्ड करना। प्रेशराइज मतलब फोर्स डालना, प्रेशर डालना कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि प्रेशर 2 तरह से डाला जाता है, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को नहीं करने के लिए। तो मोरल सुवेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग उसको मोरली प्रेशराइज करते हैं, यानी अच्छे काम के लिए प्रेशराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि हम आपको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, या हम प्रेशराइज कर रहे हैं किसी काम को ना करने के लिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। जैसे स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है कि पढ़ाई करो क्योंकि वो उनके लिए अच्छी है, ठीक, और उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, लीकर इनका कंजप्शन ना करो क्योंकि वो उनके लिए बुरे हैं। तो करना या ना करना दोनों में प्रेशराइज है। तो वही आज हम लोग बात करते हैं मोरल सुवेशन के ऊपर, जिसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले ये समझ लेते हैं। एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव। मोरल सुवेशन के अंदर जो आरबीआई होती है वो हमारे कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करती है या डायरेक्शन देती है या एडवाइस करती है कि कब आपको लोन देना है और कब आपको लोन नहीं देना है। तो मोरल सुवेशन इज जस्ट अ एडवाइस, डायरेक्शन गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन या एडवाइस देती है कि कब लोन देना है या कब लोन नहीं देना है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो इन्फ्लेशन है तो क्या हुआ? पैसा सभी के पास है। जब पैसा पहले से ही सबके पास है तो क्या आरबीआई और पैसा देने के लिए कहेगी? कभी नहीं कहेगी। तो क्योंकि इन्फ्लेशन में तो हम लोग को पैसा लेना होता है ना पब्लिक से, तो इन्फ्लेशन के दौर पे आरबीआई क्या करेगी कि कमर्शियल बैंक से कहेगी देखो ऐसा है, लोन नहीं बांटोगे, बात खत्म। कोई भी रीजन बता दो, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनफुलफिल कर दो, किसी भी रीजन से बस आप उनको लोन नहीं दोगे। आप बता दो कि क्रेडिट स्कोर खराब है, ठीक है, आप बता दो आपके लोन पेमेंट अच्छे नहीं होते हैं, या आप एलिजिबल नहीं हैं, या आपकी सैलरी उतनी ज्यादा हाइक नहीं है, या आपका पास स्टेटमेंट बुरा है, या आपने अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया, मतलब कोई भी रीजन बता के इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे आप उनको लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। सिंपल सा है, ठीक। मतलब आरबीआई ने कह दिया कमर्शियल बैंक से कि इन्फ्लेशन के टाइम लोन नहीं दोगे, बात खत्म। अब कैसे नहीं दोगे वो कमर्शियल बैंक से, कोई भी रीजन बता के कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन नहीं देगी। वहीं अगर डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है, मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसा अवेलेबल ही नहीं है, तो आरबीआई क्या कहती है कमर्शियल बैंक से कि भाई लोन बांटो, जितना ज्यादा लोन बांट सकते हो उतना ज्यादा लोन बांटो। तब कमर्शियल बैंक क्या करती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है आधार कार्ड के बेस पे पैसे पाए, या पैन कार्ड के बेस पे पैसे पाए, या विदाउट एनी सिक्योरिटीज 50,000 तक का लोन पाए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इसीलिए इशू करी गई है ताकि लोगों को विदाउट एनी कोलैटरल, यानी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी मॉर्गेज के और बिना किसी ज्यादा पेपर वर्क के लोन आसानी से मिल जाए। तो इन्फ्लेशन का टाइम है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करती है कि लोन नहीं बांटोगे। वहीं अगर डिफ्लेशन का टाइम पीरियड है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करती है कि लोन बांटोगे। तो मोरल सुएशन इज जस्ट अ प्रेशर, मोरल प्रेशर क्रिएटेड बाय द आरबीआई टू द ऑन द कमर्शियल बैंक। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जो कि रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग लोगों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहती है कि ये आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको लोन देना है या किसको लोन नहीं देना है, या किस सेक्टर को लोन देना है या किस सेक्टर को लोन नहीं देना है, ठीक। जैसे इट रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे जो आरबीआई है वो क्या करती है, फिक्स कर देती है कि आप पर्टिकुलर इस सेक्टर को इतना ही लोन दोगे, इससे ज्यादा आप उनको लोन नहीं दोगे। जैसे आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले आया था, 1 हफ्ते पहले आया था कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। हाँ, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था जिसमें उसने हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन रखे थे। तो उस 20 लाख करोड़ में उसने एक लिमिट तय कर दी थी ना कि एग्रीकल्चर को इतना देना है,
MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को इतना पैसा देना है, लार्ज स्केल को इतना देना है, टूरिज्म को इतना देना है। तो हर सेक्टर के उसने डिसाइड किया था ना कि इस रेशियो में हमको इतना इतना पैसा देना है। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि हमारे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में जो RBI है वो ये फिक्स कर देता है कि हमें किस सेक्टर पे कितना पैसा देना है, किस सेक्टर पे पैसा ज्यादा देना है और किस सेक्टर पे पैसा कम देना है। तो अब इससे होगा क्या या कैसे सही करेंगे? तो अगर आपका इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड है? इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है, तो हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ये फिक्सेशन पॉलिसी ले आएंगे, क्योंकि पहले से ही इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन है तो हम क्या करेंगे, लोगों के बीच में फिक्सेशन लगा देंगे, हम आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, बात खत्म। तो इससे होगा क्या, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, तो कमर्शियल बैंक लोन दे नहीं पाएगी, क्योंकि RBI ने फिक्स कर दिया ना कि इससे ज्यादा लोन नहीं दोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं लार्ज मीडियम स्केल सेक्टर ले लिए, जो मीडियम इंटरप्राइजेस है उनका एग्जांपल ले लेते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस का, कि उनके पास थोड़ा पैसा पहले से ही था और इन्फ्लेशन का टाइम था। तो RBI क्या कहेगी, इन्फ्लेशन का टाइम है, आप पैसा नहीं दोगे। तो जब पैसा नहीं दोगे तो RBI क्या करेगी, एक फिक्स गाइडलाइन दे देगी कि MSME को या मीडियम स्केल को आप इससे ज्यादा पैसा नहीं दोगे, कोई भी अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं दोगे। जब पैसा नहीं दोगे तो कमर्शियल बैंक लोनिंग नहीं दे पाएगी, कमर्शियल बैंक लोनिंग नहीं देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, मेरा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें हो गई, पहला डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट, कि जब हम ROC इंट्रोड्यूस करेंगे, फिक्सेशन पॉलिसी लगा देंगे, तो जब फिक्सेशन पॉलिसी लगा दी, अमाउंट फिक्स हो गया, अमाउंट फिक्स हो गया, लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं होगी, मनी सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन करंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अगर डिफ्लेशन है तो क्या करेंगे, मंदी चल रही, बहुत पैसा ही नहीं, किसी के पास बहुत सरदर्द है यार, पैसा नहीं, खर्चा कहाँ करें, कैसे करें, किस तरह से करें, अब क्या करेंगे हम लोग? तो डिफ्लेशन के टाइम पीरियड में क्या होगा, ये जो ROC है यानी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, या जो ये फिक्सेशन है कि इतना ही फिक्स है कि इतना देना है, वो हटा दो। कोई फिक्स नहीं है, किसी को कितना भी लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ROC होगी ही नहीं, यानी कि आपके लिए कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तो कमर्शियल बैंक आसानी से लोन देगी। जब कमर्शियल बैंक लोन आसानी से देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो मनी सप्लाई करेंगे, जब वो मनी सप्लाई करेंगे तो मेरा जो डिफ्लेशन है वो सही हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे फिक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देंगे, डिफ्लेशन के टाइम पे फिक्सेशन पॉलिसी हटा देंगे। फिक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन सही होगा। अगर आप वहीं पे ROC क्या कहते हैं हटा देते हो, फिक्सेशन हटा देते हो, तो पैसा ज्यादा जाएगा, लोन ज्यादा जाएगा, लोन ज्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिफ्लेशन मेरा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मोरल सुएशन हो गया, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा एक एग्जांपल के साथ। अब इसमें क्या है देखिए, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ऑफर्ड फॉर द गारंटेड। करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, लोन लेने के लिए आप जिस सिक्योरिटी को मॉर्टगेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोन लेने के लिए आप जिस चीज को गिरवी रख रहे हो बैंक के पास, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लोन लेने गए, आपको लोन चाहिए था, ठीक है, आपने क्या किया, आपका एक घर था, आपने अपना एक हाउस बैंक को गिरवी रखा जिसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए। कितनी वैल्यू थी, 50 लाख रुपए। आपने क्या किया, आपने कहा भैया मैं लोन की जरूरत है, आपने क्या किया, बैंक के पास गए, भैया मेरा एक घर है, इसको घर को मैं गिरवी रख रहा हूँ और मुझे इसके बदले में पैसा दे दीजिए। तो घर की वैल्यू कितनी थी, 50 लाख। तो ये क्या कहलाएगा, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी की। आप जो सिक्योरिटी मॉर्टगेज कर रहे हो, आप जो सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हो बैंक के पास, उसको बोलते हैं वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो आपकी सिक्योरिटी क्या है, हाउस, आप जो मॉर्टगेज कर रहे हो वो क्या है, हाउस, और उसकी करंट वैल्यू क्या है, 50 लाख रुपए। तो करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी क्या हो गई, 50 लाख रुपए, जो कि आपके घर की कीमत है। ठीक, अब ऑफर फॉर द लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड का मतलब क्या हो गया, बैंक आपको उस हाउस के बिहाफ पे लोन कितना दे रही है। तो लेट्स टेक, बैंक ने आपको यहाँ पे लोन दिया 30 लाख रुपए का,
आपके घर की कीमत कितनी थी? 50 लाख रुपए। बैंक ने आपको लोन कितने का दिया? 30 लाख रुपए का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो 50 माइनस 30, तो ये कितना हो गया? 20। ये हो गया मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 20 लाख रुपए की। आपके पास 20 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। ठीक। या इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या हुआ। जैसे आपको एक घर खरीदना था, आपके पास कोई घर नहीं है, ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, एक नया एग्जांपल शुरू करते हैं। आपको एक घर खरीदना है, उस घर की कीमत है 10 लाख। ठीक, उस घर की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपए है। आप बैंक के पास गए कि भैया लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन हम आपको आपके जो आप घर खरीदने जा रहे हो उस घर की वैल्यू का 80% ही दे पाएंगे बस। तो 10 लाख का 80% कितना हो गया? 8 लाख रुपए। तो बैंक आपको कितना देगी? 8 लाख रुपए। आपके पास कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए। तो जब अब आपके पास 2 लाख रुपए होगा तभी तो आप वो घर खरीदने जाओगे ना, क्योंकि 2 लाख आप दोगे, 8 लाख बैंक देगी, 10 लाख आप पकड़ा दोगे सेलर को और उससे घर परचेज कर लोगे। अगर आपके पास ये 2 लाख हो ही ना, तो आपके पास 1 लाख रुपए ही है, तो क्या हुआ? 1 लाख रुपए की कमी हो गई। तो क्या आप अब वो घर ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। और जब आप वो घर ले नहीं पाओगे तो फिर आप लोन लेने भी नहीं जाओगे, क्योंकि आप लोन किस लिए ले रहे थे? घर खरीदने के लिए। लेकिन जब आपके पास जो मार्जिनल मनी है, जो आपको चाहिए, आपके पास की इतनी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, वही नहीं है, तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं करने जाओगे। होगा ना? तो अब इसको समझ लेते हैं। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, यानी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, और उस सिक्योरिटी के बदले में बैंक आपको कितना लोन दे रही है, इसके बीच का जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन मेरा कहलाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई चल रही है, तो महंगाई चल रही है तो आरबीआई क्या करेगी? इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कैसे बढ़ा देगी? वो कहेगी देखो भाई 50 लाख तुम्हारी घर की कीमत है, हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए दे पाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो जब अब बैंक आपको 20 लाख रुपए दे रही है, तो आपके पास कितने होने चाहिए? 30 लाख रुपए। सीधे सीधे 10 लाख रुपए बढ़ गया, तो अब भाई 10 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, किसी के पास होगी किसी के पास नहीं होगी। तब क्या होगा? लोग लोन लेने जाएंगे। जैसे आपने पहले के हिसाब से सोचा कि 10 लाख का मकान है, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का मकान है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत, मुझे 8 बैंक दे देगी। आपने कहा ठीक, महीने भर बाद काम कर लेंगे। महीने भर बाद आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया। अब आरबीआई ने कर दिया कि जिसके पास 4 लाख रुपए होंगे तभी मैं उसको 6 लाख का लोन दूंगी। तो अब क्या हुआ? पहले आप सोच के बैठे थे 2, अब वो अमाउंट हो गया 4, शॉर्टेज हो गई। अब कहां से लेंगे? दिक्कत होगी। अब क्या होगा? अब आपके पास 2 लाख की कमी हो गई है, तो आप वो लोन लेने जाओगे नहीं। जब आप लोन लेने जाओगे नहीं तो पैसा खर्चा होगा नहीं, पैसा खर्चा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो आरबीआई ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, यानी जो आपके पास पैसा होना चाहिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो मेरा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? उससे मेरा मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। जैसे राइज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया, उससे क्या होगा? फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ही पैसा नहीं है। जब उनके पास ही मार्जिनल मनी नहीं है, इस मार्जिनल को एक छोटी चीज से समझ लीजिए, यहाँ पे डाउन पेमेंट। किस चीज से? डाउन पेमेंट। तो जब आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है कि हम डाउन पेमेंट देके बुकिंग करा ले, जैसे बाइक लेने गए, बाइक आपकी 50 लाख की थी, 20 लाख बैंक दे रहा, 30 लाख आपको देने। तो जब आपके पास ये 30 लाख रुपए ही नहीं है तो क्या बाइक लेने जाओगे? नहीं जाओगे। और जब बाइक लेने ही नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? लोन की डिमांड नहीं होगी। जब लोन की डिमांड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मनी सप्लाई नहीं होगी, और मनी सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या करेंगे? इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, जिससे आपके पास जो मनी थी वो कम पड़ जाएगी, तो आप बैंक से लोन ले नहीं पाओगे। जब आप बैंक से लोन नहीं ले पाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मनी सप्लाई नहीं, और मनी सप्लाई नहीं तो कोई भी इन्फ्लेशन आपका करेक्ट हो जाएगा, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो भी सही हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब अगर डिफ्लेशन का टाइम है, सस्ताई चल रही, मंदी चल रही, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आरबीआई क्या कहेगी? भैया लोन बांटो, काम नहीं चल पा रहा है। तब क्या होगा? घर की कीमत थी 50 लाख, बैंक कहेगा एक काम करो, 50 में से 45 लाख रुपए हम दे देंगे, तुम्हारे पास सिर्फ कितने होने चाहिए? 5 लाख रुपए।
यानी कि तुम सिर्फ 5 लाख का इंतजाम कर लो, बाकी 45 हम दे देंगे। पहले कितने कह रही थी? पहले कह रही थी 30 तुम करोगे 20 हम देंगे। अब क्या कह रही है? 5 तुम कर लो 45 हम दे देंगे। तो क्या होगा, लोग 5 लाख तो कर ही लोगे यार। जब 50 लाख का घर आपके पास है तो 5 लाख रुपए तो आपके पास हो गई होगा। तो क्या होगा, जब आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका जो है वो कम हो जाएगा, यानी आपको डाउन पेमेंट कम करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, आप सामान ज्यादा खरीदोगे लोन पे। जब सामान ज्यादा खरीदोगे लोनिंग ज्यादा लोगे, लोनिंग ज्यादा लोगे तो सप्लाई ऑफ मनी होगा, सप्लाई ऑफ मनी होगा तो डिफ्लेशन सही हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एक लास्ट एग्जांपल लेके आज की क्लास में खत्म करता हूं। जैसे लोगों के लिए, जितने यंगस्टर्स हैं उनके एक मतलब जो यूथ है आजकल का, उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो महंगे महंगे गैजेट्स, दूसरे व्हीकल, बाइक अच्छी होनी चाहिए और मोबाइल फोन अच्छे होने चाहिए। अब जैसे आईफोन्स आते हैं 1-1 लाख रुपए के, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन वही एप्पल वाला कह दे कि एक काम करो भाई, आप 5,000 रुपए लेके आओ, 5,000 रुपए हमको दे दो, बाकी पूरा पैसा EMI पे। तो क्या होगा, अब हर कोई ले लेगा, क्योंकि 5,000 रुपए फोन कोई बड़ी बात नहीं। आदमी क्या कहेगा, ये पकड़ो 5,000 रुपए, फोन लाओ इधर, बाकी EMI पे लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, सबके पास आईफोन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, तो हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। जब अफोर्ड करेगा तो कहाँ, आप 1 लाख रुपए का फोन लिया तो आपको 1 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा ना, भले EMI पे दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे दे तो रहे हो ना। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ा, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिफ्लेशन सही हो जाएगा। वहीं अगर मार्केट में पहले से ही लोग खर्चा कर रहे हैं, जैसे एप्पल के फोन लोग पहले से ब्रांड वैल्यू खरीदना चाहते हैं, तो क्या कहेगा, देखो ऐसा पैसा नहीं दे पाएंगे, हो तुम्हारे पास तो ले लो, नहीं हो तो भूल जाओ, हम नहीं दे पाएंगे पैसा। तो उससे क्या होगा, तुम लोन लोगे नहीं, लोन नहीं लोगे तो अपने आप आपका इन्फ्लेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोग लोन ना ले पाए। वहीं आपका अगर आपका डिफ्लेशन का टाइम पीरियड होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा, जिससे लोग लोन ज्यादा ले लें। टॉपिक जो हमारी बैंकिंग का एक पार्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन के नाम से। जी हाँ, क्रेडिट क्रिएशन यानी जो बैंक्स हैं, जो बैंक में हम लोग जाते हैं, वो लोन हमें देती हैं, तो बैंक्स के पास ये पैसा आता कहाँ से, वो कैसे हमको लोन देती हैं, किस तरह से हमको लोन क्रिएट होता है, या वो किस तरह से पैसा बनाते हैं, ये सारे मेथड्स हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा कि क्रेडिट क्रिएशन जो है, जो नाम है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट को, लोन को क्रिएट करना। तो बैंक जो है वो लोन क्रिएट कैसे करती है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बैंक का जो लोन क्रिएट करने का मेथड होता है वो होता है हमारा पैसा, जो हम पैसा देते हैं ना, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वही पैसा बैंक इस्तेमाल करती है एज अ लोन के पर्पस में। यानी हमारा ही पैसा वो हम ही को लोन में दे देती है और उससे इंटरेस्ट कमा लेती है। समझ रहे हैं, मतलब पैसा भी मेरा, लोन भी मैं ले रहा हूं, इंटरेस्ट भी मैं ही दे रहा हूं, सब काम मैं ही कर रहा हूं। तो कैसे होता है ये आज जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हो गया, बार बार, मतलब एक ही चीज से आप बार बार पैसा कमा सकते हो। यानी मैंने एक बार डिपॉजिट किया, उस एक डिपॉजिट से गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स पैसा बना सकती है। मतलब मैंने 100 रुपए अगर गवर्नमेंट बैंक को दिया है, सॉरी यहाँ पे बैंक होगा, अगर मैंने बैंक को 100 रुपए दिया है तो उस 100 रुपए से बैंक 1000 रुपए बना लेती है, 10 गुना ज्यादा। या ये भी कह सकते हो जितने टाइम्स मेरा रिजर्व होगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे अभी, जितने टाइम्स मेरा CRR होगा, जितना परसेंट RBI फिक्स करती ना, हमारा जो CRR होता है वो फिक्स कौन करता है, RBI फिक्स करता है। तो जितने परसेंट हमारा CRR होगा, उतने टाइम्स हमारा डिपॉजिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर CRR 5% है तो मेरा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, CRR 10% है तो 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये सो ऑन चलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व, यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI। जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा डिपॉजिट करती है, तो जितना पैसा वो RBI के पास डिपॉजिट करती है, उसके अलावा जो पैसा बचता है उसको वो इस्तेमाल करती है एज अ लोन। अब CRR जो होता है ये फिक्स कौन करता है, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हमारे CRR पे ही कमा रहे हैं, कैश रिजर्व क्या कमा रहे हैं, ये जो कैश रिजर्व होता है इसको फिक्स कौन करता है, RBI। तो कैश रिजर्व इज फिक्स्ड बाय द RBI। RBI बताती है कमर्शियल बैंक को कि उसको कितना CRR रखना है, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो सारा का सारा अमाउंट मेरा फिक्स कौन कराती है, RBI फिक्स करती है। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन।
इसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर के नाम से या फिर मनी क्रिएशन के नाम से। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन इज आल्सो अनदर नेम ऑफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, वो आपसे चाहे क्रेडिट क्रिएशन पूछे, मनी क्रिएशन पूछे या क्रेडिट मल्टीप्लायर पूछे, तीनों का कॉन्सेप्ट आपका एक ही है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग, वो मेरा कहलाता है मनी क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर। अब ये काम कैसे करना है? यहाँ पे हम एक बैंक का एग्जांपल लेंगे, एक ही बैंक है मेरा, ठीक, डिपॉजिटर कई सारे होंगे, बैंक एक होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं एक डिपॉजिटर हूँ, मैं गया बैंक में, गया मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने बैंक में जाके 1000 रुपए जमा कर, ठीक है ना, मैं अपने बैंक गया, मैंने अपने बैंक अकाउंट में जाके 1000 रुपए रख दिया कि भैया ये लो पैसा मेरा रख लो, जमा कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है तो मुझे इसका नीड नहीं है, तो ये मेरा पैसा आप अपने पास सेविंग अकाउंट में मेरे डाल के रख दो फॉर द सेविंग पर्पस। ठीक, आपने क्या किया, 1000 रुपए जमा कर दिया। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से बोला है कि जितना भी डिपॉजिट आपके पास आएगा उस डिपॉजिट का 10%, कितने परसेंट? 10% आप रिजर्व के तौर पे डाल दोगे। ठीक है ना, क्या होगा, डिपॉजिट जो भी आप डिपॉजिट लेके आओगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, दिन में आपके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का 10% आप सीआरआर में डाल दोगे। तो मैंने बैंक को कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। 1000 रुपए का 10% कहां जाएगा? सीआरआर में जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 1000 में से 10% यानी 100 रुपए डाल दिया सेंट्रल बैंक के पास कि ये आप अपने पास रख लो, है ना। तो अब 100 रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 1000 रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 1000 में से 100 रुपए चला गया, बचा कितना? 900। तो जो कमर्शियल बैंक है वो लोनिंग कितने की कर सकती है? 900 की लोनिंग कर सकती है। जो कमर्शियल बैंक है वो 900 रुपए की लोनिंग लोगों को कर सकती है। अब कमर्शियल बैंक ने ये लोन क्या किया, आपको दिया, जो जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से किसी एक बच्चे को उन्होंने 900 रुपए का लोन दिया। तो अब डिपॉजिट कितने का हो गया? 900 रुपए का, क्योंकि ये जो लोन आएगा वो भी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, सेविंग बैंक में आएगा। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लोन का पैसा कहाँ आता है? सेविंग अकाउंट में। तो अब ये 900 रुपए मेरे डिपॉजिट हो गए ना, तो यहाँ 900 रुपए डिपॉजिट में आ गया। फिर जब 900 रुपए डिपॉजिट में आए तो फिर से कमर्शियल बैंक 900 का 10% दे देगी आरबीआई को, बाकी जो बचेगा वो लोनिंग में चला जाएगा। तो 900 का 10% 90 रुपए हो गया। 90 का बचा जाओ पार्ट, कितना बचा? 900 में से 90 माइनस कर दो, 900 में से 90 माइनस, तो 900 माइनस 90 इज इक्वल टू द 810। तो नेक्स्ट जो लोनिंग होगी वो कितने की होगी? 810 रुपीज की। अब ये किसी ने लोन लिया तो कितना लोन हो गया? 810 रुपए का हो गया। अब फिर से वही चीज, 810 का 10% जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, बाकी जो बचेगा वो जाएगा लोनिंग में। तो 810 का 10% यानी 81 रुपीज मेरा चला गया सीआरआर में, बाकी जो 729 बचा वो मेरा आ गया लोनिंग में। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे हुआ कि 1000 डिपॉजिट किए, 100 रिजर्व में गया, 900 का लोन, 900 डिपॉजिट में आ गए, 90 का रिजर्व, 810 हो गया, 810 की लोनिंग करी, 81 रिजर्व हो गया, 729 लोनिंग हो गई। फिर 721 डिपॉजिट किया, उसका 10% 72.9, फिर 66.1 आपका लोनिंग अमाउंट हो गया। इसी तरह ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू होता रहेगा, कब तक? जब तक ये जो डिपॉजिट आपने 1000 रुपए का किया था इतना ही डिपॉजिट मेरे पास रिजर्व में ना आ जाए। यानी जितना मैंने डिपॉजिट किया था, जितना 1000 रुपए मैंने बैंक को दिया था, जब तक कमर्शियल बैंक उस 1000 रुपए से अपने लिए 1000 रुपए नहीं बना लेगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ही पैसा था, मेरे ही पैसे को उसने लोन की तरह इस्तेमाल किया और उतना ही पैसा अपने पास जनरेट कर लिया। तो कितने टाइम्स हो गया? जब मैंने यहाँ पे 1000 रुपए डिपॉजिट किया था, अब डिपॉजिट ये तब तक चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक ये डिपॉजिट कितने का नहीं हो जाता? 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। इस 10,000 रुपए में से 1000 रुपए होगा मेरा सीआरआर और 9,000 रुपए मेरी होगी लोनिंग। क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो उसमें क्या होगा, जितने परसेंट मेरा सीआरआर होगा उतने टाइम्स मेरा डिपॉजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिट कितने का था? 1000 रुपए का। तो एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू के। क्रेडिट मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं? के। के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सीआरआर। ठीक, अब 1 अपॉन सीआरआर इनटू कैश रिजर्व। तो मेरे पास ये यहाँ पे कैश रिजर्व मेरा हो गया, या इसको ये भी कह सकते हैं जो हमने डिपॉजिट किया, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने के लिए कहते हैं तो डिपॉजिट।
तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितना किया था, 1000 रुपए का। तो जब 1000 रुपए का डिपॉजिट मैंने किया था, ये डिपॉजिट का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CRR मेरा था 10, डिपॉजिट हो गया 1000, ये मेरा हो गया 10,000। या इसको एक और तरह से समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा, आपको डिपॉजिट पता करना है, तो डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। तो डिपॉजिट यहां पे मुझे निकालना है, 1/CRR था मेरा 10%, ये मेरा यहाँ पे कैश रिजर्व था, मेरा यहाँ पे रिजर्व कितने का हो गया, 1000 रुपए का। ठीक, तो अब यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए का। तो यहाँ पे मेरा रिजर्व कितने का हो गया, स्टार्टिंग का 100 रुपए का रिजर्व मेरा आ गया। जब मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट में डाले थे तो रिजर्व कितना मेंटेन हो गया, 100 रुपए का। वही सेम चीज मेरी यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी कि आपके जितने टाइम्स CRR होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट 1000 रुपए का किया था, 10% CRR था, तो 10 टाइम यानी 10 टाइम्स आपके मल्टीपल हो जाएंगे डिपॉजिट के। तो 1000 का 10 टाइम्स 10,000।